हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 5 कपड़े हमारे आसपास। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी रेशे के गुणों की और इसके क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की। प्राथमिक गुण कौन से होते हैं, द्वितीयक गुण कौन से होते हैं, और हमारे पास जो प्राकृतिक रेशे हैं वो कौन कौन से हैं, और मैन मेड जिसे हम कहते हैं विनिर्मित या मैन्युफैक्चर्ड रेशे वो कौन कौन से हैं। वर्गीकरण के बाद आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूत की यानी कि यार्न्स की। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सर्जिकल कॉटन तकियों और रजाइयों में भरने के लिए, मैट्रेस और कुशन के लिए, वस्त्र जैसे उत्पादों को छोड़कर रेशों के रूप में वस्त्रों का उपयोग हमेशा उपभोक्ता उत्पादों के लिए नहीं किया जा सकता है। देखिए थोड़ा सा आपको ये टफ लग रहा होगा चैप्टर और लैंग्वेज, इसे हम अभी इजी बना देते हैं कि हमने बात की थी कि हमारे पास जो रेशा उपलब्ध होता है उससे फिर हम क्या बनाते हैं, सूत, और उसके बाद हम क्या बनाते हैं, कपड़ा। रेशे को हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। रेशा जिसे हम कहते हैं फाइबर, फाइबर को हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। किस में नहीं करते हैं, उपभोक्ता उत्पादों में, यानी कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में इसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। कई बार हम रेशे को यानी फाइबर को डायरेक्ट ही इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका ना ही हम सूत यानी कि यान बनाते हैं और ना ही उससे कपड़ा बनाते हैं। उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? पहले नंबर पे है सर्जिकल कॉटन। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, नर्स, किसी के भी द्वारा जो रुई इस्तेमाल की जाती है चोट लगने पर, ऑपरेशन में या किसी भी प्रोसेस में, उसे हम कहते हैं सर्जिकल कॉटन। वो बेसिकली होता क्या है, रेशों को ही आपस में डायरेक्ट जोड़कर सीधा इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसे हम कहते हैं सर्जिकल कॉटन। यहाँ हमने फाइबर से ना ही यान बनाया और ना ही उसके बाद उसका फैब्रिक बनाया है, डायरेक्ट ही रेशों को हमने इस्तेमाल कर लिया है। और अगर हम बात करें तो हमारे जो पिल्लो होते हैं, जो रजाइयाँ होती हैं, तकिए, कुशन, मैट्रेस यानी कि गद्दे, उन सब में जो फिलिंग होती है, जो फाइबर होता है, वो भी डायरेक्ट ही इस्तेमाल किया जाता है। वो रेशे ही होते हैं, उनके सूत नहीं बनाए जाते और ना ही फिर उनसे कपड़ा बनाया जाता है। यानी केवल और केवल यही एग्जाम्पल्स हैं जब हम रेशे को डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसका ना सूत बनाते हैं ना कपड़ा बनाते हैं। कौन कौन से हैं वो एग्जाम्पल? सर्जिकल कॉटन, रजाई, तकिए, गद्दे, कुशन्स आदि में भरी जाने वाली फिलिंग्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हमेशा हम रेशे को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेशे से पहले सूत और फिर सूत से कपड़ा। रेशों को हमारे आसपास उपलब्ध कपड़ों में परिवर्तित करने के लिए हमें उन्हें बटने की आवश्यकता होती है। देखिए आप जितने भी कपड़े अपने चारों तरफ देख रहे हैं, उन कपड़ों को बनाने के लिए सबसे पहले रेशों को आपस में बटा जाता है, उनको ट्विस्ट किया जाता है। ठीक है, हालांकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे फेल्ट्स या बिना बुने कपड़े ऐसे हैं जिन्हें सीधे रेशों से बनाया जाता है, लेकिन अधिकांश स्थितियों में रेशे मध्यम चरण में संसाधित किए जाते हैं जिन्हें सूत कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा टफ लग रहा है, एक इजी से एग्जाम्पल से आप समझिए कि हमारे पास जो रेशा है उससे हमने पहले बनाया सूत और फिर कपड़ा, लेकिन कई बार क्या होता है कि रेशे से सूत नहीं बनाया जाता, सीधा ही रेशे से कपड़ा बना लिया जाता है। हमेशा तो रेशे से सूत और सूत से कपड़ा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनमें हम रेशों को डायरेक्ट कपड़े के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं फेल्ट्स या बिना बुना हुआ कपड़ा, है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा कुछ कंबल ऐसे होते हैं निम्न क्वालिटी के, घटिया क्वालिटी के, जिनमें क्या किया जाता है, रेशों को हीट के द्वारा, दबाव के द्वारा आपस में सटा दिया जाता है, एक शीट बना ली जाती है और फिर उनको एज इट इज़ इस्तेमाल कर लिया जाता है। यानी कि ना ही उनको बटा जाता है, ना ही उनसे सूत बनाया जाता है, उनकी कॉम्बिंग कार्डिंग कुछ भी नहीं की जाती, सीधा ही उन रेशों को आपस में इकट्ठा करके एक फिक्स प्रेशर द्वारा, एक फिक्स हीट द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, फेल्ट्स या बिना बुने हुए कपड़े। केवल यही एक एग्जाम्पल है, अदरवाइज रेशों से फिर सूत और फिर सूत से कपड़ा बनाया जाता है। अब हम बात करें कि सूत को हम परिभाषित करना है तो कैसे करेंगे। सूत को हम वस्त्र, रेशे, फिलामेंट अथवा ऐसी सामग्री की लंबी लंबी बटों के रूप में परिभाषित करेंगे जो कपड़ा तैयार करने के लिए हर प्रकार के धागों की बुनाई के लिए उपयुक्त है। आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है सूत की, तो आपको ये परिभाषा लिखनी है। हमने बात कर ली थी ना कि फिलामेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था हमारे स्टार्टिंग वाले वीडियोस में, जो लंबे लंबे तंतु होते हैं उन्हें हम फिलामेंट कहते हैं, है ना। तो जो लंबी लंबी बटें होती हैं
हैं उनके रूप में हम इसको परिभाषित कर लेते हैं, जो हर प्रकार की बुनाई के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि हमने रेशे के गुणों की बात की थी तो उसी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यार्न प्रोसेसिंग की, ठीक है, कि सूत की जो प्रोसेसिंग है, प्रसंस्करण है, वो कैसे किया जाता है। देखिए, प्राकृतिक स्टेपल रेशे से सूत को संसाधन करने को हम क्या कहते हैं, कताई कहते हैं, यानी कि स्पिनिंग कहते हैं। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप केवल इतना ही लिखेंगे कि हमारे पास जो नेचुरल फाइबर्स उपलब्ध होते हैं उसको जब हम संसाधित कर लेते हैं उसी को हम कहते हैं कताई, यानी कि स्पिनिंग। हालांकि जो कताई है, स्पिनिंग है, वो उसकी जो प्रोसेसिंग है उसका सबसे अंतिम चरण है। अभी हम एक एक करके इसके सारे चरण पढ़ेंगे कि किस तरह से यार्न की प्रोसेसिंग होती है। देखिए, अब एक स्पिनिंग जो वर्ड आया है, इसकी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि पहले के ज़माने में क्या होता था, जो अनमैरिड टीनेज गर्ल्स होती थी, युवा अविवाहित जो लड़कियाँ होती थी, वो बेहतरीन सूत की कताई करती थी। यानी स्पिनिंग का काम जो करती थी वो गर्ल्स करती थी और बहुत ही अच्छे से करती थी, क्योंकि उनकी उंगलियां दक्ष होती थी। यानी वो फटाफट काम करती थी, उनकी उंगलियां बहुत फास्ट स्पीड से चलती थी और काम भी वो अच्छा करती थी। तो इसी संदर्भ में जो अविवाहित महिलाएं हैं उनके लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाने लगी, स्पिंस्टर। तो ये स्पिंस्टर वर्ड कहाँ से आया है, यहीं से स्पिनिंग से आया है। अब हम एक एक करके इनके चरणों की बात कर लेते हैं कि सूत को संसाधित करने के लिए, यानी कि रेशे को सूत में परिवर्तित करने के लिए अलग अलग चरण होते हैं। सूत को संसाधित करना यानी कि रेशे को सूत में जब परिवर्तित किया जाता है उसे हम कहते हैं यार्न प्रोसेसिंग, यानी कि सूत को संसाधित करना। अब इसका सबसे पहला जो चरण है वो है सफाई, यानी कि क्लीनिंग। देखिए, जो हमारे पास नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनमें उनके स्रोत के आधार पर बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। यानी कि हमने बात की थी ना कि हमारे पास दो तरह के रेशे हैं, प्राकृतिक भी हैं और मैन मेड भी हैं। तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, प्राकृतिक रेशे होते हैं, उनमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं उनके स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर यानी हमें वो प्राप्त कैसे हुए हैं, उनका सोर्स क्या है, हमारे पास वो कैसे आए हैं। अगर हम बात करें सूती रेशों की, तो जो कपास होता है उसके जो बीज होते हैं या पत्तियां होती हैं या कुछ भी गंदगी, धूल मिट्टी, वो भी उन रेशों के साथ चिपकी हुई होती है। अगर हम बात करें ऊन की, क्योंकि हमने बात किया था ना प्राकृतिक रेशों में हमारे प्रोटीन फाइबर्स जो कि हमारी ऊन होती है, तो ऊन जो होती है उसके जो रेशे होते हैं उसमें टहनियाँ चिपकी होती हैं। और इतना ही नहीं, जो भेड़ है उसके शरीर की जो गंदगी है वो भी होती है और कई बार तो भेड़ की स्किन भी उसके अंदर आ जाती है। तो ये बहुत सारी बाह्य अशुद्धियाँ होती हैं प्राकृतिक रेशों में, नेचुरल फाइबर्स में। फिर क्या किया जाता है, इन्हें हटाया जाता है और इन अशुद्धियों को रेशों से अलग कर लिया जाता है। यानी वो सारी अशुद्धियां हटा दी जाती हैं, एक तरह से हम यूँ कहें कि साफ सफाई कर दी जाती है, रेशे अलग और अशुद्धियां अलग। और फिर उनको लैप्स में परिवर्तित किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है लैप्स किसे कहते हैं। लैप्स का अर्थ होता है एक ढीले रेशों की वेलित शीट। देखिए, मैंने आपके लिए इंग्लिश में भी लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे कि ऐसी शीट जो रोल्ड है और लूज फाइबर्स की शीट है। यानी लूज फाइबर्स की, ढीले ढीले रेशों की एक शीट तैयार कर ली जाती है, रोल्ड शीट, जिसे हम क्या कहते हैं, लैप्स कहते हैं। ये हमारा पहला चरण है जिसे हमने नाम दिया है सफाई का, यानी कि क्लीनिंग का। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे हम क्या करते हैं, उसकी पूनी बनाते हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, पूनी बनाना, यानी कि मेकिंग इनटू अ स्लीवर। ठीक है, अब स्लीवर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमने लैप्स बनाए हैं, यानी जो हमने वो रोल्ड शीट बनाई है लूज फाइबर्स की, अब उन लैप्स को खोला जाता है और फिर उनको सीधा किया जाता है। इस प्रक्रिया को कार्डिंग और कॉम्बिंग कहा जाता है। देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमारे जो बाल हैं जब उलझ जाते हैं तब हम उन्हें कॉम करते हैं, सीधा करते हैं, उनकी जो उलझनें हैं वो निकालते हैं। इसी को हम कह रहे हैं कार्डिंग और कॉम्बिंग। कार्डिंग यानी धुनना और कॉम्बिंग यानी झाड़ना।
यह प्रक्रिया बालों में कंघी करने और उन पर ब्रश करने के समान है। देखिए थोड़ा सा अंतर है कार्डिंग में और कॉम्बिंग में, हम जान लेते हैं। कार्डिंग जिसे हम कहते हैं धुनना, इसमें रेशों को अलग अलग किया जाता है और सीधा एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। हम अगर बालों के एग्जाम्पल से लें तो हमारे कुछ बाल आगे हैं, कुछ पीछे हैं, कुछ इधर कुछ उधर, ऊपर नीचे, तो हमने उन सब बालों को एक तरफ इकट्ठा कर लिया। क्यों कर लिया? ताकि हम जब उन पे ब्रश करें, कंघा करें, तो वो सारे समानांतर हों। इसी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? कार्डिंग कह रहे हैं, धुनना कह रहे हैं। और कार्डिंग के बाद कॉम्बिंग की जाती है। सारे रेशे एक दूसरे के आसपास समानांतर आ गए, अब हम उनकी कॉम्बिंग करेंगे, जैसे कि हम अपने बालों में कंघी करते हैं, उलझनें निकालनी है उनकी, है ना, जो भी टेंगल्स हैं वो हम हटाते हैं। बेहतरीन कपड़े के लिए लैप्स की धुनाई के बाद उसकी कॉम्बिंग की जाती है। धुनाई यानी कि कार्डिंग, है ना, और उसके बाद क्या की जाती है? उसकी कॉम्बिंग यानी कि उसकी झाड़न की जाती है। इस प्रक्रिया से छोटी मोटी अशुद्धियाँ और छोटे छोटे रेशे दूर हो जाते हैं। जब रेशों की कॉम्बिंग की जाती है, कार्डिंग की जाती है, तो जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं या बहुत छोटे छोटे ऐसे फाइबर्स जो काम के नहीं होते, वो इस प्रक्रिया से अलग हो जाते हैं। उसके बाद लैप्स क्या थी? हमारी रोल्ड शीट थी लूज फाइबर्स की। उन लैप को कीप के आकार के यंत्र से निकाला जाता है, यानी कि एक कीप के आकार का यंत्र होता है और फिर उन लैप्स को उसमें से निकाला जाता है और फिर इसकी पूनी यानी कि इसकी स्लीवर बनाई जाती है और इसकी स्लीवर बनाने में हमें सहायता मिलती है। अब पूनी क्या होती है? यानी स्लीवर हमें किसे कहते हैं? खुले रेशों की रस्सी जैसा ढेर, उसे हम क्या कहते हैं? स्लीवर यानी पूनी। देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं आपके इस लेसन में से एग्जाम्स में, है ना। तो अगर हमसे पूछा जाए पूनी किसे कहते हैं, तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि एक रस्सी है जिसमें रेशे जो हैं खुले हुए हैं, उनका ढेर है, उसी को हम स्लीवर यानी पूनी कहते हैं। और इसका अगर हम डायमीटर यानी व्यास की बात करें तो 2 to 4 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। अब हम बात करें हमारे नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है तनुकरण, तानना और बटना, एटेन्युएटिंग, ड्राइंग आउट एंड ट्विस्टिंग। देखिए इसे हम आसान से भाषा में अगर कहें तो तनुकरण यानी कि नरम करना, ठीक है। अब हालांकि रेशों को हमने लंबे तंतुओं में परिवर्तित कर दिया है। लंबे तंतु यानी कि फिलामेंट्स, हमने पहले बात कर ली थी। हमने इससे पहले जब पूनी बनाई है तो रेशे जो है लंबे लंबे तंतुओं में परिवर्तित हो गए हैं। अब इन्हें अपेक्षित आकार में बदले जाने की आवश्यकता होती है और इसी को हम क्या कहते हैं? तनुकरण। यानी जो भी हमें आकार चाहिए, जो भी डिज़ायर्ड, जो भी एक्सपेक्टेड साइज हमें चाहिए, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तनुकरण यानी कि अटेन्युएटिंग, ठीक है। अब समरूपता के लिए कई पूनियों को जोड़ा जाता है, यानी अब हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए होती है, समरूपता चाहिए होती है, तो हम बहुत सारी पूनियों को यानी जो स्लीवर्स हमने बनाई हैं उनको हम एक साथ जोड़ देते हैं। अब पूनियों को धीरे धीरे ताना जाता है, ठीक है, ताकि वो और लंबी और बेहतर हो जाएं। एक तरह से हम उसे कहें कि उसको ड्राइंग आउट यानी खींचना एक तरह से, ताकि वो लंबी हो जाएं, है ना, और बेहतर हो जाएं। और अगर देखिए हमें मिश्रित सूत चाहिए, ब्लेंडेड फाइबर जिसको हम कहते हैं, कई बार क्या होता है 2 रेशे मिलाकर मिश्रित सूत तैयार किया जाता है। जैसे कॉट्स वूल में कौन कौन से रेशे होते हैं? कॉटन और वूल। तो अगर हमें मिश्रित रेशा चाहिए, अगर मिश्रित रेशे की आवश्यकता है, तो इसी चरण में विभिन्न रेशों की पूनियों को एक साथ जोड़ा जाता है। यानी कि यही वो चरण है जब मिश्रित सूत में अलग अलग फाइबर्स को एक साथ जोड़ा जाता है। परिणामतः प्राप्त होने वाली पूनी भी मूल पूनी के समान की आकार की ही होती है। यानी जो हमारी मेन जो मूल पूनी थी, अब जो पूनी प्राप्त होगी वो भी उसी के आकार की ही होगी। तानने के पश्चात पूनी को रोविंग मशीन में, रोविंग मशीन क्या होती है? जो पूनी बनाने वाली मशीन है उसी को हम क्या कहते हैं? रोविंग मशीन। बच्चों ये शब्द आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये बार बार आगे रिपीट होंगे, ठीक है। तो तानने के पश्चात हमने पूनी को किस में डाला है? रोइंग मशीन में, जहां इसे तब तक तनु किया जाता है जब तक कि वो अपने मूल व्यास की 1/4 या 1/8 के माप की नहीं हो जाती। हमने बात की थी
पहले उसका जो व्यास था, डायमीटर था, वो कितना था 2 to 4। अब हम इसको कहाँ तक ले जा रहे हैं, 1/4 से 1/8 के माप तक की नहीं हो जाती तब तक इसको रोइंग मशीन में तनु किया जाता है। बच्चों देखिए ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है कि किस तरह से पहले क्लीनिंग हुई, उसके बाद कॉम्बिंग हुई है, कार्डिंग हुई है ना, उसको ट्विस्ट किया जा रहा है, तनु किया जा रहा है, ये आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है। अब क्या है, रेशों को जोड़े रखने के लिए इन्हें और बटा जाता है, यानी कि ट्विस्ट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं बटाई, ठीक है, ताकि रेशे आपस में जुड़े रहें। और उसके बाद अगला चरण है उसका कताई, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग। हमने बात की थी ना, जो स्पिनस्टर वर्ड आया था वो भी यहीं से आया है, स्पिनिंग से। तो इसमें तंतु को सूत के रूप में अंतिम आकार दिया जाता है। हमने शुरू में बात की थी इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि सूत कैसे बनाया जाता है। तो ये प्रोसीजर है जब तंतु को सूत के रूप में उसका अंतिम आकार दिया जाता है। इससे अपेक्षित शुद्धता के लिए और ज़्यादा फैलाया जाता है और वांछित मात्रा में गूंथा जाता है और शंकु पर लपेट दिया जाता है। देखिए अब हमें जितनी भी इसमें प्योरिटी चाहिए, जितनी भी शुद्धता चाहिए, जिस हिसाब से हमें साइज़ चाहिए, इसे और ज़्यादा फैलाया जाता है और जितनी भी मात्रा में हमें इसे गूंथना है, गूंथा जाता है और एक कोन कीप नुमा एक आकृति होती है उस पर इसको लपेट लिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो विनिर्मित रेशे हैं उनके लिए क्या किया जाता है, मैन मेड फाइबर या जिसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स, ठीक है। उन रेशों को पहले तंतु के रूप में तैयार किया जाता है और देखिए एक तंतु से भी सूत बनाया जा सकता है या अगर बहुत सारे तंतु है तो उनको मिलाकर भी, उन्हें गूंथकर भी एक सूत को बनाया जा सकता है। तंतु को स्टेपल लंबाई के रेशों में काटना भी संभव है, यानी कि हमने बात की थी फिलामेंट जिसे हम कहते हैं लॉन्ग फाइबर्स, है ना, हमारे लंबे लंबे रेशे, और स्टेपल यानी छोटे रेशे। यानी कुछ कपड़े बनाने के लिए हमें स्टेपल रेशों की भी आवश्यकता होती है या ब्लेंडेड यानी मिश्रित रेशे जब हमें चाहिए होते हैं तो रेशों को हम स्टेपल यानी छोटी लंबाई में काट लेते हैं। तत्पश्चात इनकी कताई की जाती है जैसा कि प्राकृतिक रेशों में किया जाता है। अभी हमने बात की ना कि जैसे नेचुरल फाइबर्स में हम बाद में उसकी स्पिनिंग करते हैं, ऐसे ही जो विनिर्मित रेशे हैं या मैन मेड या मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स हैं उनमें भी सेम ही प्रोसीजर होता है। और अब जो ये काता हुआ सूत है इसे हम कहते हैं स्पन सूत। ये छोटे छोटे टर्म्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी क्योंकि एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चंस में ये पूछी जाती है कि स्पन यार्न्स किसे कहा जाता है। तो अब जो हमें सूत प्राप्त हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, स्पन सूत यानी कि स्पन यार्न। जब मिश्रित कपड़े की आवश्यकता होती है जैसे कि टेरिकॉट, देखिए मिश्रित कपड़ा जिसमें दो तरह के रेशे एक साथ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ब्लेंडेड फाइबर यानी कि मिश्रित कपड़ा। जैसे हम बात करें टेरिकॉट की तो टेरिकॉट में क्या होता है, टेरिन और कॉटन, है ना, टेरिन और सूती। हम बात करें टेरी वूल की तो उसमें क्या होता है, टेरिन और वूल, टेरिन और ऊन। उसके बाद हम बात करें पॉलीकॉट की तो उसमें रेयॉन और कॉटन होता है। तब स्टेपल लंबाई के रेशों की भी आवश्यकता होती है, यानी हमें छोटे रेशों की भी आवश्यकता होती है जो कि जिसे हम कहते हैं स्टेपल। कब आवश्यकता होती है, जब हमें मिश्रित कपड़ा बनाना होता है, ब्लेंडेड फाइबर बनाना होता है या ब्लेंडेड फैब्रिक बनाना होता है। अब हम बात कर लेते हैं सूत संबंधित पारिभाषिक शब्दावली की, यानी सूत से संबंधित कुछ वर्ड्स हैं जो हमें समझना जरूरी है, जिनमें सबसे पहले नंबर पे है सूत की संख्या यानी कि यान का नंबर। देखिए अब जब भी हम कुछ धागे देखते हैं उनकी जो रील होती है उसके लेबल को अगर आप ध्यान से देखिए तो जो थ्रेड होता है उसके लेबल पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, कुछ संख्याएं लिखी होती हैं 20, 30, 40, 50। तो ये जो संख्याएं होती हैं अगर आप ध्यान से देखोगे और अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो धागा कितना अच्छा है ये डिपेंड करता है उसके ऊपर लिखी हुई संख्या से, यानी जितनी ज़्यादा संख्या होगी धागा उतना ही अच्छा होगा। किसी रील के लेबल पे अगर लिखा हुआ है 40
और किसी पे लिखा हुआ है 20, तो ये वाला जो धागा है वो ज़्यादा अच्छा होगा, यानी अधिक संख्या वाली जो रील है वो अधिक अच्छी होगी। यही हमारा अर्थ है सूत संख्या से। रेशे के भार और इससे बनाए गए सूत की लंबाई के बीच में निश्चित संबंध है, यानी कि रेशे का यानी फाइबर का जो वेट होता है उसके बीच में और उससे जो फिर यान बना है, जो सूत की लंबाई है, उसमें भी कनेक्शन होता है, क्योंकि जितना रेशे का वेट होगा जो सूत की लंबाई होगी वो भी उसके हिसाब से होती है। इसे सूत संख्या कहा जाता है, जो सूत की बेहतरी का सूचक है, यानी सूत कितनी अच्छी क्वालिटी का है ये डिपेंड करता है उस पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं। जितना अधिक नंबर है उतना ही अच्छा सूत है, उतनी ही अच्छी रील है। सेकंड नंबर पे है सूत की बटें, यानी कि यान ट्विस्ट, है ना। जब रेशों को सूत में बदला जाता है तो रेशों को साथ जोड़ने के लिए बटें बनाई जाती है। हमने जब यान प्रोसेसिंग की थी अभी तो हमने बात की थी ना बटना, तो रेशों को जो बटा जाता है वो क्यों बटा जाता है? सूत बनाने के लिए रेशों को जोड़ा जाता है, जोड़ने के लिए उनको बटा जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं? ट्विस्ट पर इंच। आपसे पूछा जा सकता है कि टीपीआई से आप क्या समझते हैं, यानी कि हर इंच पे कितनी बटें हैं उसे हम कहते हैं टीपीआई। देखिए जो लंबे रेशे होते हैं उसमें जो टीपीआई है यानी ट्विस्ट पर इंच है वो कम होता है, और जो छोटे रेशे हैं यानी स्टेपल रेशे जो हैं उनमें जो टीपीआई है वो ज़्यादा होता है, यानी ट्विस्ट पर इंच, बटे प्रति इंच। ढीले बटे हुए सूत मुलायम और अधिक चमकीले होते हैं। अब देखिए ट्विस्ट पर इंच का रोल क्या है हमारे कपड़े में? जो रेशे ढीले ढीले बिल्कुल बटे हुए होते हैं, जिसमें ट्विस्ट कम होते हैं, तो वो जो रेशे होते हैं वो अधिक मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, शाइनिंग होती है उनमें, यानी वो चमकीले होते हैं। लेकिन जो कसकर बटे हुए होते हैं रेशे, है ना, उनमें सूत में लकीरें होते हैं। जैसे हमारी जो जीन्स होती है, जो भी डेनिम मटेरियल होता है, उसमें आप देखिए वो थोड़ा सा खुरदरा होता है, कड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उनमें एकदम कस कर उनकी बटाई की जाती है, उनमें बटे ज़्यादा होती हैं। तो ये है हमारा सूत की बटें यानी कि यान ट्विस्ट। थर्ड नंबर पे है हमारी जो शब्दावली, उसमें है सूत और धागा, यान एंड थ्रेड। हमने शुरू में जब बात की थी लेसन की शुरुआत में, तो मैंने कहा था आपको आम भाषा में इसके लिए दोनों ही शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, सूत के लिए यान और थ्रेड, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है इसमें? कि सूत शब्द अक्सर कपड़े के विनिर्माण में उपयोग किया जाता है, जबकि धागा वह उत्पाद है जिसे कपड़ों को जोड़ने के लिए उपयोग में लिया जाता है। आप इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि देखिए ये आपके पास कपड़ा है जो आप मार्केट से लेकर आए हैं, ठीक है। अब इस कपड़े में जो आपको धागे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सूत कहते हैं। ये जो धागे आपको नज़र आ रहे हैं ना कपड़े में इस तरह से निकले हुए, जो भी, इसे हम क्या कहेंगे? सूत कहेंगे। अब ये कपड़ा हम टेलर के पास, बुटीक के पास या कहीं भी लेकर जा रहे हैं। अब जो टेलर है इस कपड़े को जब काट के सिलेगा, ठीक है, अब उसको आपस में जोड़ने के लिए वो जिस धागे का इस्तेमाल करेगा उसे हम क्या कहेंगे? धागा, ठीक है। यानी धागा वो प्रोडक्ट है जो कपड़ों को सिलने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है, और सूत वो धागा होता है या सूत वो उत्पाद है जो कपड़े के अंदर ऑलरेडी होता है। तो ये थी हमारी सूत संबंधी शब्दावली। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कपड़ा उत्पादन की, यानी कि फैब्रिक प्रोडक्शन की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।